आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेखन कला और शहरी जीवन इसका पार्ट सेकंड कराने वाला हूं। इससे पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने ना देखा हो तो इस चैनल पे आप जाके देख सकते हो। आप चाहो तो साथ ही साथ इसके नोट्स बना सकते हो। एग्जाम के टाइम आपको रिविजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ताकि आपको एनसीईआरटी बुक ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इस वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, हमने पहले वाले पार्ट में हमने सारी चीजें जो बेसिक्स जो थी वो सारी चीजें हमने देख ली इसमें। ठीक है, इसके अलावा अब हम इसमें देखने वाले दक्षिणी मेसोपोटामिया के बारे में, जो मेसोपोटामिया का प्रमुख हिस्सा है। तो हम देखने वाले दक्षिणी मेसोपोटामिया शहरीकरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले मंदिर और राजा। ठीक है, मंदिर की क्या भूमिका रहती है और राजा की क्या भूमिका रहती है शहरों में। तो देखो, 5000 ईसा पूर्व से ही दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास आरंभ हो चुका था। बस्तियां बसने लगी थी 5000 ईसा पूर्व से ही दक्षिणी मेसोपोटामिया में। इन्हीं बस्तियों में से कुछ जो होते हैं प्रारंभिक शहरों का रूप ले लिए। मतलब स्टार्टिंग में मतलब बस्तियों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे आगे चल के जो ये बस्तियां होती हैं यही क्या होती हैं, जो प्रमुख प्रमुख शहर निकल कर आते हैं मेसोपोटामिया के, उनमें से ये बस्तियां ही इन्हीं का रोल रहता है। और जो शहर बसते थे ये कई प्रकार के हो सकते थे। जैसे कुछ शहर ऐसे होते थे जो मंदिर के चारों तरफ विकसित होते थे, कुछ शहर ऐसे होते थे जो व्यापार के केंद्र के रूप में उभरते थे, और कुछ ऐसे होते थे जो शाही शहर के रूप में जाने जाते थे। तो जो शहर बसते थे वो इस प्रकार के शहर का निर्माण होता था, इस प्रकार शहर बसाए जाते थे। आगे देखते हैं। देखो, मंदिर जो होता था, मतलब उस टाइम पे जो मंदिर होता था वो विभिन्न देवी देवताओं का निवास स्थल होता था। ठीक है, जैसे जो उर है वो क्या होता था, उर चंद्र देवता को दर्शाता है। ठीक है, उर यहाँ पे जो है ना एक देवता है जो कि चंद्र देवता को दर्शाता है। इसी प्रकार से जो इन्ना है ये क्या है, प्रेम और युद्ध की देवी है। ठीक है, तो याद रखना। जो देखो, उर एक सिटी भी है, एक शहर भी है मेसोपोटामिया का। इसके साथ साथ जो उर है वो चंद्र देवता को दिखाता है। इसके साथ साथ जो इन्ना है वो प्रेम और युद्ध की देवी को दिखाती है। इसके अलावा ये जो मंदिर है वो ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ ये बड़े होते गए। मंदिर के जो आंगन होते थे उनके चारों ओर कई कमरे बनाए गए होते हैं। ठीक है, ये मंदिरों के बारे में विशेषताएं बताई जा रही है मंदिरों की, कि जो प्राचीन जो मेसोपोटामिया है उसमें किस प्रकार के मंदिर पाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा जो प्रारंभ में जो मंदिर होते थे वो सामान्य घरों के समान ही होते थे। मतलब सामान्य घर और मंदिरों में बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं था। ठीक है, एक छोटा सा अंतर ये होता था कि जो मंदिर की दीवारें होती थी वो खास अंतराल पर अंदर या बाहर की ओर मुड़ी होती थी, बस इतना ही अंतर होता था। ठीक, घर जो होते थे वो सामान्यतः इस प्रकार से होते थे, सीधी दीवारें होती थी, लेकिन मंदिर की जो दीवारें थी खास अंतराल पे अंदर मूर्ति रहती थी। ठीक है, इसके अलावा जो देवता होता था वो पूजा का केंद्र बिंदु होता था। जो लोग होते थे देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली इत्यादि वगैरह लेके आते थे। ठीक है, इसके अलावा देखो, आराध्य जो देव होते थे, आराध्य देव खेतों, मत्स्य क्षेत्र और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माने जाते थे, जो आराध्य देव होते थे। इसके अलावा देखो, उपज को उत्पादित वस्तु में बदलने की प्रक्रिया, मतलब देखो जो भी उपज होता था, ठीक है, जो भी फसल का उत्पादन हुआ है उस फसल को उत्पादित वस्तु किसी और चीज में बदलने, जैसे गेहूं का उत्पादन हुआ तो उसको अन्य चीजों में बदलने का जो काम होता है, वो जो प्रक्रिया होती है वो मंदिर द्वारा किया जा रहा था। मतलब स्टार्टिंग में जो मंदिर होता था वो देवताओं का पूजा का स्थल तो होता ही होता था, इसके साथ साथ वो अन्य गतिविधियों में भी लगा होता था। ठीक है, जैसे हमने देखा यहाँ पे उत्पादित वस्तुओं को बदलने की प्रक्रिया में मंदिर का एक अहम योगदान होता है। इसके साथ साथ देखो, यहाँ पे घर के परिवार की व्यवस्था किस प्रकार से होगी ये डिसाइड करने का काम भी मंदिर ही करता था। इसके अलावा व्यापारियों की नियुक्ति, ठीक है, व्यापारी की नियुक्ति का काम भी होता था, यहाँ पे मंदिर ही करते थे। हल को जो हल होते हैं, हल जोतने वाले पशु, इसके अलावा देखो हल हो गया, जोतने वाले पशु, रोटी, जो कि शराब, मछली आदि का जो आवंटन है और इसका जो वितरण है इसका लिखित अभिलेख भी मंदिर द्वारा ही किया था। मतलब उस टाइम पे जो मंदिर होता था एक तरह का शासक की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, मंदिर देवताओं के पूजन का स्थल होता ही होता था, इसके साथ साथ अन्य प्रक्रिया में भी ये लगे होते थे। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि मंदिर उस समय कितने पावरफुल होते थे। ठीक है, ये देवताओं मतलब पूजा स्थल के साथ साथ अन्य गतिविधियों को भी कंट्रोल कर रहे हैं इस समय तक। ठीक है, आगे देखो, जो उस टाइम बात करें तो जमीन और जो प्राकृतिक उपजाऊपन है इसके बावजूद भी कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। मेसोपोटामिया में अगर दक्षिण वाले भाग की बात करें तो वहां पे क्या होता है, जो फरात नदी है, दजला और फरात नदी, जैसे दजला है ये फरात नदी है, तो जब ये दक्षिणी भाग में प्रवेश करती थी तो इस प्रकार से धारा में बढ़ जाती थी, जिसके कारण यहाँ पे जो मृदा पाई जाती थी, ठीक है, जहाँ पे मिट्टी पाई जाती है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, तो यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती थी। लेकिन कई बार होता है क्या है कि यहाँ पे
खेती होने मतलब बहुत अच्छी खेती होती थी, लेकिन कई बार जो क्या है जो कृषि है ये संकटों से घिर जाती थी। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो पहला रीजन है फरात नदी की धाराओं में ज्यादा पानी आने से कई बार फसल डूब जाती है। ठीक है, कई बार इन नदियों में ज्यादा मात्रा में पानी आ जाती है जिसके कारण फसल डूब जाती है। एक ही रीजन रहता है जिससे फसल खराब हो जाती है। इसके अलावा दूसरा रीजन है जब इन धाराओं का रास्ता बदल जाता है। कई बार जो धाराएं हैं ये अपना रास्ता बदल लेती है तो सूखा पड़ जाता है, और सूखा पड़ जाता है तो फसल खराब हो जाती है, ये रीजन रहता है। इसके अलावा जो लोग धाराओं के ऊपर वाले इलाके में रहते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है, तो नदी का एक हिस्सा जो ये ऊपर वाला इलाका है और एक जो नीचे वाला इलाका है, तो कई बार ये देखने को मिलता है कि जो ऊपर इलाके में लोग रहते थे, इस वाले इलाके में लोग रहते थे ऊपर वाले में, वो ज्यादा मात्रा में पानी अपने खेतों में लेके चल जाते थे, जिसके कारण जो कम पानी मिलता था नीचे वाले को, जिसके कारण कई बार क्या होती है इनकी जो फसल होती थी ये प्रभावित होती थी। ये भी एक रीजन है कि फसल कई बार संकटों से घिर जाती थी। इसके अलावा कई बार जो ऊपरी इलाकों में रहने वाले लोग हैं इन नदियों से गाद ही नहीं निकालते थे। गाद का मतलब था जो नदी अपने साथ मिट्टी वगैरह लेके आ रही है, अब ज्यादा मात्रा में जैसे मिट्टी इसमें से निकाला नहीं जाएगा नदी में से, तो वो पानी के बहाव को कम कर देती है। ये रीजन रहता है कि जो नीचे वाले लोगों को पानी की मात्रा कम मिलती है। ठीक है, तो बहाव इसका मतलब गाद निकालते ही नहीं है, जिसके कारण जो पानी का बहाव है वो रुक जाता है, और इसके कारण जो नीचे वाले जो क्षेत्र के जो लोग उनको पानी कम मिलता है। तो ये कुछ प्रमुख रीजन रहते हैं जिसके कारण कई बार ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद भी यहाँ पे कृषि जो संकटों से घिर जाती थी। ठीक है, इसके अलावा देखो आगे मेसोपोटामिया में देखेंगे तो देखो मेसोपोटामिया की जो देहात थे वहाँ पे जमीन और पानी को लेकर कई बार झगड़े भी हुआ करते थे। इसके अलावा जब लड़ाई लंबी चलती थी, ठीक है, जैसे मान लेते दो कबीलों के बीच लड़ाई हो गई पानी के बंटवारे को लेकर, तो अब ऐसे में क्या होता है जब लड़ाई लंबे समय तक चलती है तो जो जीतने वाला मुखिया है, क्योंकि जो लड़ाई का जो नेतृत्व करता है वो गांव का मुखिया ही करता है, समुदाय का मुखिया ही कर रहा था, तो जो जीतने वाला मुखिया वो क्या करता था अपने अनुयायी, ठीक है, मतलब जितने भी उसके अनुयायी हैं उनको लूट का सामान बांट देता था। दो संप्रदायों के बीच जब लड़ाई होती थी तो जो जीतने वाला समुदाय है वो क्या करता है हारने वाले समुदाय पे का लूटना स्टार्ट कर देता है, जो लूट का सामान वो अपने अनुयायियों में बांट देता था। ठीक है, इसके अलावा जो हारे हुए लोग होते थे उनको बंदी बना लिया जाता था, ठीक है, उनको गुलाम बना लिया जाता था और उनसे चौकीदार या नौकर बनाकर उन्हें रखते थे। इसके अलावा देखो लेकिन जो ये जीते हुए जो नेता थे, ठीक है, जो जो इनका नेतृत्व करते जो मुखिया है वो हमेशा के लिए यहाँ पे मुखिया नहीं रहते थे, इनको भी कभी भी हटाया जा सकता था। इसका मतलब यहाँ आप देख सकते हो, तो जो मुखिया वर्ग है यहाँ पे, लेकिन एक सिर्फ नेतृत्व करने के लिए, शासक वर्ग की भूमिका अभी भी नहीं है, राजा वर्ग की भूमिका अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, अभी तक हम मंदिर कार्य में पढ़ा हमने, ठीक है, अब हम धीरे धीरे समुदाय की तरफ जा रहे हैं, अभी मुखिया पढ़ा, अब आगे यही मुखिया चल के राजा बनते हैं, उन चीजों को हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, देखो इनको कभी भी हटाया जा सकता था, इन मुखिया को, ये परमानेंट नहीं होते थे। समय के साथ क्या हुआ बदलाव हुआ, ये मुखिया वाला जो पोस्ट है इसमें बदलाव हुआ और इसमें कई नई परिपाटियां जुड़ी, नई नई चीजें जुड़ने को देखने को मिलती हैं। जैसे अब जो विजेता मुखिया है, ठीक है, अब टाइम के अनुसार क्या होने लगा, जो जीता हुआ मुखिया है अब वो क्या होना, जो कीमती कीमती भेंट है वो क्या कर रहा है देवताओं को अर्जित करना शुरू कर दिया, जिससे कि उसके जो समुदाय के मंदिर हैं उसकी सुंदरता बढ़ सके। ठीक है, मतलब मुखिया का जो समुदाय है उस समुदाय के जो मंदिर हैं जो प्रमुख मंदिर हैं उन मंदिरों की सुंदरता बढ़ाई जा सके। एक ही तरीका था अपना वर्चस्व कायम करने का, अपना वर्चस्व स्थापित करने का, कि अपने समुदाय के मंदिरों को ज्यादा मतलब क्या करना, समृद्ध करना, एक ही तरीका होता ताकि जो उस समुदाय के लोग हैं उस मुखिया पे ज्यादा भरोसा कर सके। इसके अलावा अब जो मुखिया क्या होने लगा, लोगों को दूर दूर कीमती पत्थर धातु को लाने के लिए भेजने लगा, जिससे मंदिर और समुदाय के लोगों को लाभ हो सके। इसके अलावा मंदिर की जो धन संपदा का वितरण है अब मुखिया द्वारा किया जाने लगा। पहले ये धन संपदा उत्पादन और अन्य गतिविधियों का जो कंट्रोल है वो मंदिर के हाथों में था, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो कंट्रोल है वो कहाँ जाने लगा, मुखिया के पास जाने लगा। और कई जगह जो यही मुखिया है अब वो राजा बन गए। ठीक है, अब देखोगे तो अब यहाँ पे राजा की भूमिका निकल कर आ रही है। अब यही मुखिया क्या करते हैं आगे चल के राजा बनने लगे और उन्होंने क्या, उन्हें समाज में एक ऊंचा स्थान मिलने लगा। मुखियाओं जो जो मुखिया होते थे ये क्या करते थे अपने पास लोगों को बसाना शुरू कर दिए, मतलब जहां मुखिया रहता था उसके आसपास लोगों को बसाना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनकी जो सेना की जरूरत है उनको पूरा किया जा सके। ठीक है, और इससे भी लोगों को मतलब सुरक्षा का भाव दिखने लगा कि जब मुखिया के घर के आसपास लोग अपना घर स्थापित कर लेंगे तो जब मुखिया को जरूरत पड़ेगा तब वो क्या करेगा, अब उनको एक सैनिक के रूप में यूज कर सकता है। इसके अलावा जो यहाँ के जो लोग बसेंगे उनमें भी सामूहिक अपनेपन की भावना उत्पन्न होगी। तो इस तरीके से देखने को मिलता है कि जो पहले सारा कंट्रोल मंदिर के हाथों में था, मंदिर के हाथों से वो निकलकर मुखिया के हाथों में क्या, और ये मुखिया आगे चल के राजा बनते हैं, जिससे राजा वर्ग की उत्पत्ति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अगला है उरुक मंदिर नगर। ठीक है, उरुक जो है एक नगर था, ठीक, और लेकिन ये यहाँ पे
मंदिर की भी इसमें भूमिका देखने को मिलती है, ठीक है, इसलिए लिखा गया उरुक मंदिर नगर। देखो, तो जो उरुक नगर है, ठीक है, जो उरुक शहर है, ये 4200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा है, ठीक है, ये टाइम पीरियड है इसके अस्तित्व में रहने का। इसके अलावा 3000 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, मतलब 4200 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक, ठीक है, ये अस्तित्व में रहा। लेकिन 3000 ईसा पूर्व तक आते आते ये 250 हेक्टेयर भूमि का विस्तार हो चुका था, और 2800 ईसा पूर्व तक आते आते जो इसका विस्तार है वो 400 हेक्टेयर तक हो चुका था। इसका मतलब टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, उरुक जो शहर है इसके जो अस्तित्व है इसमें इसका एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसकी रक्षा के लिए जो उरुक नगर है इसकी रक्षा के लिए चारों तरफ दीवारें बनाई गई थी, ठीक है, दीवारें बनाई गई थी। युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर अथवा राजा का काम करना पड़ता था। जितने भी जो, जैसे भी हमने देखा कि दो समुदाय जब आपस में लड़ाई करते हैं तो जीतने वाला समुदाय है वो हारने वाले समुदाय को लूट लेता है और उनको मतलब कि उनको बंदी बना लेता है, उनको चौकीदार नौकर बना के रखता है। तो इसी प्रकार से युद्ध में हारे हुए जो बंदी होते थे और स्थानीय लोग होते थे, इनको अनिवार्य रूप से मंदिरों का काम करना होता था वरना राजा का काम करना होता था, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि जब ये लोग इनका काम करते तो कुछ नहीं मिलता था, ठीक है, बेकार काम नहीं होता था, इनको कुछ ना कुछ मिलता ही था, ठीक, किसानों से करना ही लिया जाता था। इसके अलावा किसानों तथा युद्ध बंदियों को काम करने के बदले अनाज, कपड़ा, तेल इत्यादि दिया जाता था। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो जो पट्टिका होती थी, मिट्टी की पट्टिका है, उसमें इन सब चीजों की जानकारी मिली है, जो क्या है, खोद जब इस स्थल की खुदाई हुई है तब वहां से ऐसी पट्टिकाएं निकल कर आई हैं जो दिखाती हैं कि लोगों को काम करने के बदले ये सारी चीजें दी जाती थी। इसके अलावा 3000 ईसा पूर्व में उरुक नगर में तकनीकी प्रगति हुई, मतलब इसी टाइम पे यहाँ पे तकनीकी प्रगति देखने को मिलती है उरुक नगर में, जिसमें देखोगे तो आप शिल्प के कई प्रकार के शिल्प का उत्पादन स्टार्ट हो गया है, औजारों का निर्माण स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा जो चिकनी मिट्टी से क्या हो रहा है, शंकु बनाया जा रहा है और इसे सुखाकर मंदिर की दीवारों पर सजाया जा रहा है जिससे जो मंदिर और आकर्षित दिखे। इसके अलावा कुम्हार का जो चाक है इसका भी निर्माण हुआ है इसी टाइम पीरियड में, ठीक है, जिसका एक जो प्रमुख परिणाम ये हुआ कि अब एक जैसे बर्तन बनाए जाने लगे, ठीक है, जिनका आकार एक जैसा हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे तकनीकी प्रगति भी देखने को मिलती है उरुक नगर में 3000 ईसा पूर्व के आसपास। ये सारे हमने उरुक नगर के बारे में जाना, क्या क्या चीजें चल रही हैं। इसका अगला टॉपिक है शहरी जीवन। शहरों में जीवन किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, तो देखो, शहरों में बात करें तो एक उच्च वर्ग और एक अमीर वर्ग का उद्भव हुआ, ठीक है, इस वर्ग का उद्भव देखने को मिलता है। जैसे बहुमूल्य चीजें जैसे आभूषण, सोने के बर्तन, सफेद सिपिया, लार्जोत जड़े हुए जो लार्जोत जड़े हुए कई प्रकार के आभूषण देखने को मिले। इसके अलावा लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर इत्यादि उर नगर, देखो उर हमने देखा एक देवता भी था, ठीक है, इसके अलावा उर एक शहर भी है। तो जो ये उर नगर में क्या है, राजाओं और जो रानी होती थी उनके कब्र में ये सारी चीजें पाई गई थी, जो कि कहीं ना कहीं दिखाती हैं एक उच्च वर्ग, एक सम्राट वर्ग को दिखाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं आम आदमी की कब्रों में ये सारी चीजें नहीं मिली है। आम आदमी की कब्र में जो मिली है वो सामान्य जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं होती थी, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, लोहे के आभूषण नहीं, मतलब पत्थर के आभूषण वगैरह, जो सामान्य जो चीजें होती थी आम जो आम जीवन उपयोग की जा सकती वो सारी चीजें मिलती थी। लेकिन जो कीमती कीमती जो चीजें थी जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होती थी, ठीक है, जिनका इन क्षेत्रों में अभाव होता था, वो सारी चीजें राजा और रानी की कब्रों में देखने को मिला है। तो इस आधार पे इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक उच्च वर्ग है, एक अमीर वर्ग है, उसका उद्भव जरूर हो गया होगा यहाँ पे। इसके अलावा कानूनी दस्तावेज से पता चलता है कि समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता है, ठीक है, एकल परिवार का मतलब होता है एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, ये एकल परिवार की परिभाषा है, ठीक है, एकल परिवार में आता है। हालांकि जिन लड़कों की शादी हो जाती थी वो अपने माँ बाप के साथ ही रहते थे, लेकिन एकल परिवार को ही आदर्श परिवार माना जाता था, ठीक है, जिसमें होता क्या, एक लड़का, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, यही एकल परिवार को मतलब माना जाता है। एकल परिवार में यही लोग आते हैं। इसके अलावा अब उर नगर की बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो, इसकी जो सुव्यवस्थित खुदाई है वो 1930 के दशक में हुई थी, याद रखना, एक नंबर में पूछ सकता है उर नगर में। अब इसकी विशेषता में क्या क्या देखने को मिलता है, तो पहला तो देखो उर नगर के बारे में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे किसी प्रकार का नगर नियोजन नहीं था, ठीक है, नगर नियोजन का यहाँ पे अभाव देखने को मिलता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के विपरीत हड़प्पा सभ्यता में मतलब व्यवस्थित नगर नियोजन नहीं था, मतलब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता नहीं, यहाँ पे उर नगर की बात आएगी। देखो उर जो नगर है, मतलब हड़प्पा सभ्यता में तो नगर नियोजन देखने को मिलता है, लेकिन इसके विपरीत जो उर नगर है, ठीक है, उर नगर है
इस उर नगर में व्यवस्थित नगर नियोजन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ की जो गलियां थी वो संकीर्ण थी, पतली थी, घुमावदार थी और टेढ़ी मेढ़ी थी। क्योंकि अगर नगर नियोजन होता जैसे हमने हड़प्पा में पढ़ा है तो इस प्रकार से होता, एक ग्रिड पद्धति में होता, इस प्रकार से एक ग्रिड पद्धति में होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, टेढ़ी मेढ़ी गलियां है, घुमावदार है और पतली है, तो ये रीजन रहता है कि यहाँ पे नगर नियोजन देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अनाज और अन्य सामान ले जाने के लिए पहिएदार गाड़ियों घर तक नहीं पहुंचती थी। इसके अलावा अगर जब सामान को घर तक पहुंचाना है तो इसके अलावा गधों पे या जानवरों पर लाद कर लेकर ले जाया जाता था। अगला देखते हैं, अगला उर नगर की विशेषता हम देखने को मिलता है कि यहाँ पे जल निकासी जो व्यवस्था है इसका भी अभाव था। ठीक है, नगर नियोजन था नहीं तो यहाँ पे जल निकासी की जो व्यवस्था है इसकी भी कमी देखने को मिलती है उर नगर में। सड़कों के जो किनारे नालियां नहीं थी, जल निकासी के लिए घरों के भीतर ही मिट्टी के हौदे बने होते थे। मतलब घर के आंगन में ही मेन होल टाइप बना दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा जो छत का ढलान था वो भीतर की ओर ही था, ताकि जो बारिश का पानी वो आंगन में गिरे और जो हौद बनाया गया था, जो मेन होल बनाया गया था, उसी में सारा पानी चल जाए। तो इस प्रकार की यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि जो जल निकासी व्यवस्था ये भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियां बड़े पैमाने पे उर नगर में देखने को मिलती है। इसकी जानकारी में पट्टिकाओं वगैरह से मिलती है। ठीक है, देखो जैसे जो लोग होते थे वो घरों का सारा जो कचरा होता था वो गलियों में ही डाल देते थे, जिससे समय के साथ गलियों की जो सतह है वो ऊंची होती गई और घरों के जो मुख्य द्वारों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था। अब सारा कचरा गलियों में डालेंगे तो जाहिर सी बात है जो गली है उसका जो स्तर है, मतलब गली जो है ऊपर उठती रहेगी, जिसके कारण अब घरों के जो मुख्य द्वार है उसको भी ऊपर उठाना पड़ेगा। और ऐसा लोग जानबूझ के करते थे। ठीक है, क्योंकि अंधविश्वास बड़े पैमाने पे था। जैसे यहाँ पे एक चीज देखो, घरों के बारे में कई अंधविश्वास प्रचलित है। जैसे घरों का जो दहली जो होना चाहिए वो ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो धन दौलत आती है। इसके अलावा सामने का जो दरवाजा है किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो शुभ माना जाता है। इस प्रकार के अंधविश्वास जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे उर नगर की बात करते हैं, सामूहिक कब्रिस्तान भी देखने को मिलता है उर नगर में। उर नगर में जो नगरवासी हैं, सामूहिक कब्रिस्तान में क्या होता है, जो आम जनता उसके भी कब्र मिले हैं और जो राजा रानी और ये जो अमीर वर्ग उसको भी कब्र देखने को मिले हैं, इसलिए यहाँ पे कहा गया सामूहिक कब्रिस्तान। ठीक है, तो उर नगर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान मिला है जिसमें शासक तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गई हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की जो समाधियां हैं वो घरों के फर्श के नीचे भी मिली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक वो है पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। ठीक है, अब हमें व्यापारिक नगर की बात करें तो हम मारी के बारे में पढ़ते हैं। मारी भी एक शहर है, एक ही व्यापारिक नगर है। ठीक है, देखो मारी शहर के बारे में बात करें तो एक शाही राजधानी थी। ठीक है, 2000 ईसा पूर्व के बाद जो फरात नदी है, इस मतलब फरात नदी के पास ही ये मारी शहर अस्तित्व में आता है 2000 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, राजधानी के रूप में फला फूला। इसके अलावा ये जो मारी शहर है इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पे खेती भी हो रही है और पशुपालन भी हो रहा है। देखो मारी के जो अधिकांश क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते रहते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी ठीक ठाक होती है और यहाँ पे क्या है, जो भेड़ बकरियों के लिए जो चारा है वो भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पे लोग खेती भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं और साथ साथ व्यापार भी हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ चरवाहे और किसान आपस में लेन देन करते हैं। कई बार ये चरवाहे और किसान एक दूसरे के दुश्मन भी हो जाते हैं। ठीक है, लड़ाई भी कर लेते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं, अगला है देखो जो तीसरा है वो व्यापारिक केंद्र। जो मारी नगर ना एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। जैसे देखो मारी मुख्य रूप से फरात नदी के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये मान लेते हैं, देखो ये है एक फरात नदी, तो होता क्या है, फरात नदी के बिल्कुल सेंटर पे अवस्थित था। अब कहने का मतलब जो ऊपर वाले जितने भी जो मतलब देश हैं, ठीक है, जो क्षेत्र हैं, और जो नीचे जो दक्षिण में जो मेसोपोटामिया है, अब इस दक्षिणी मेसोपोटामिया को ऊपर वाले जो देश है इनसे अगर व्यापार करना है तो इस फरात नदी से होकर व्यापार होता था। अब जैसे यहाँ से जहाज जाता था तो इस मारी यहाँ पे रुकता था और फिर मारी के पास से रुक के फिर वो आगे बढ़ता था। इसी प्रकार से उधर से भी जो जहाज वगैरह आते थे वो मारी आके रुकते थे, फिर मारी से होते हुए फिर ये यहाँ जाते थे दक्षिणी मेसोपोटामिया। तो एक मतलब इसका जो लोकेशन था वो ऐसी जगह था जिससे मारी जो क्षेत्र है इसको बहुत ज्यादा लाभ होता था आर्थिक रूप से इस व्यापार में। ठीक है, तो एक व्यापारिक मार्ग पे अवस्थित था। इसके अलावा देखो यहाँ पे तो सीरिया, लेबनान और तुर्की बात करोगे तो जो तीनों जो देश है वो मारी के बिल्कुल ऊपर स्थित है। ठीक है, दक्षिणी मेसोपोटामिया आता है, फिर उसका आता है मारी और फिर सबसे ऊपर ही तीनों देश स्थित हैं।
तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से क्या आता है, तांबा, रांगा, लकड़ी, कल वाले हमने उसमें पढ़ लिया था। जो सीरिया, लेबनान, तुर्की, यहाँ पे खनिज संसाधन बड़े पैमाने पे हैं, लेकिन यहाँ पे खेती से रिलेटेड कुछ नहीं है। ये रीजन रहता है कि जो दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोग ये व्यापार करते हैं, इनसे ये सारी चीजें मंगवाते हैं और अपना जो सामान है वो इन लोगों को देते हैं। तो होता क्या, देखो, तांबा, रांगा, लकड़ी, तेल, शराब को लेकर आने वाले जहाज मारी रुकते थे। मतलब अगर इन देशों से कोई जहाज आ रहा तो आके मारी रुकता था, मारी रुकने के बाद वो दक्षिणी मेसोपोटामिया में प्रवेश करता था। इसके अलावा अगर दक्षिणी मेसोपोटामिया से कोई सामान जा रहा तो मारी जाकर रुकता था, फिर होते हुए यहाँ से जाता था। ठीक है, तो अब होता क्या था इसमें, अब होता क्या, जो मारी के अधिकारी होते थे इन जहाजों से माल का 10% कर वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, जिससे जो ये नगर आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध हो गया। तो इसलिए व्यापारिक केंद्र के रूप में बहुत फेमस हुआ मारी शहर, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत अच्छी जगह थी। ठीक है, फरात नदी के बिल्कुल किनारे भी थी। इसके अलावा मारी नगर में शासक वर्ग की बात करें तो मारी के जो राजा थे वो एमोराइट समुदाय के थे। ठीक है, याद रखना, एक नंबर में पूछ सकता है। इसके अलावा जो एमोराइट, जो यहाँ के जो राजा थे, उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी। ठीक है, और उन्हें मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर नहीं किया। मतलब जो यहाँ के जो शासक है उन्होंने मेसोपोटामिया के जो देवी देवता थे इनका बिल्कुल आदर सम्मान नहीं किया। उन्होंने क्या किया, स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन थे। ठीक है, तो डैगन के लिए एक मारी नगर में एक मंदिर भी बनाया था। याद रखना, एक नंबर में पूछ सकता है। तो अभी हमने मारी शहर के बारे में डिटेल से चीजों को देखा। अगला और जो लास्ट टॉपिक वो है कि मेसोपोटामिया ने विश्व को क्या दिया। ठीक है, विश्व को मेसोपोटामिया की कौन कौन सी देन है, जिसमें से पहला आता है कालगणना। ठीक है, कालगणना के बारे में मेसोपोटामिया में पहले ही पता चली। जैसे आज हम देखते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में 4 सप्ताह होता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होता है। तो ये जो चीजें आज हमें पता है वो मेसोपोटामिया में लोगों को पता थी। ठीक है, तो कालगणना उस समय से ही लोगों को पता है चीजें। ठीक है, तो समय का जो आज का जो विभाजन है वो उन्हीं की देन है, मेसोपोटामिया वासियों की ही देन है, जो आज हम इसको यूज कर रहे हैं। दूसरा, खगोल विज्ञान। ठीक है, खगोल विज्ञान में मुख्यतः जो स्पेस से रिलेटेड जो चीज आती है। ठीक है, तो वहाँ के लोग रात में जो आकाश होता था इसका नियमित रूप से और बारीकी से अध्ययन करते थे आकाश का। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सूर्य ग्रहण और जो चंद्र ग्रहण है इनके होने का समय का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा। इसके अलावा तारों की स्थिति के आधार पर कैलेंडर भी तैयार किया। तो इस तरह खगोल विज्ञान में भी इन्होंने महारत हासिल कर गई, तो इन्होंने चीजों को बताया। इसके अलावा आगे देखोगे तो गणितीय विकास इनके ही टाइम में देखने को मिलता है। वहां पर खुदाई में मिली जो मिट्टी की पट्टिकाएं होती थी उसमें निम्नलिखित रिकॉर्ड मिले हैं, जैसे गुणा और भाग की तालिका ये मिली है, वर्ग और वर्गमूल की गणना मिलती है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना मिलती है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ये वो प्रमुख चीजें हैं जिसको पूरे विश्व को मेसोपोटामिया ने दिया है। इस प्रकार से मैंने इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में कवर करवा दिया है और बहुत ही शॉर्ट तरीके में कवर करवाया है। आप चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हो, आप आसानी से इसको रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।